हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में जो महाशय डोनाल्ड ट्रंप जी ने ड्रॉप किया है। दोस्तों, कल रात में जब हम सब बड़ी चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी सरकार ने ऐलान किया कि वीजा जो है H1B वीजा, उसकी रातों रात फीस कई गुना बढ़ा दी गई। ठीक है। और हम सभी को पता है कि H1B वीजा का एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो भारत है। और भारत देश में आपको पता है कि किस तरीके से अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे थे, किस तरीके से हवन और यज्ञ किया जा रहा था। तो दोस्तों, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एक अमेरिका में एक इंग्लिश में कहावत है। तो हमारे देश के लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि वो क्या विश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा लॉ ला दिया है वहां पे, एक ऐसा लॉ बोलें या एक इस तरीके का उन्होंने जो है वो फैसला किया है। उसको भले सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, लॉ में फुली कन्वर्ट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। पर ये आने वाले दिनों में भारतीय लोगों, खासतौर पे मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए काफी सरदर्दी खड़ा कर सकता है। दोस्तों, ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त आप समझ लीजिए, या उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज से काफी तगड़ा सपोर्ट मिला है। सुप्रीम लीडर जो पहले कहा करते थे कि पकौड़े तल के जो है रोजगार किए जाएं, क्या अब वो फप्ता कस सकते हैं? क्या वो जो फूहड़ मजाक सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू करते वक्त हमारे सुप्रीम लीडर ने दिया था, क्या अब वो यही बात इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कह सकते हैं कि भैया आईटी इंजीनियरिंग करके पकौड़े तल के जो है अब रोजगार आप लोग ढूंढिएगा? मैं इन सब बातों पे, पॉलिटिकल चर्चा पे बाद में आऊंगा। पहले मैं जरा इसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन समझा दूं कि क्या हो सकते हैं, और ये टोटल वीजा और अमेरिका का क्या रोल है, मतलब H1B या अलग अलग टाइप के वीजा में। दोस्तों, H1B वीजा को यदि सिंपल टर्म में आपको समझना है तो एक लाइन में है कि हाईली स्किल्ड फॉरेन के जो लेबर्स हैं, उनको अमेरिका अपने देश में आके काम करने के लिए जिस कैटेगरी में वीजा प्रोवाइड करता है उसको H1B वीजा कहा जाता है। ठीक है। इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं, ये बहुत बड़ी कहा जाए कि H1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाली कंपनीज हैं। इसके अलावा जो फॉरेन की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ये लोग भी जो हैं ये बहुत बड़ा H1B वीजा में एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर 28,000 एम्प्लॉइज को 5 बड़ी यूएसए की कंपनीज ने H1B वीजा के द्वारा अमेरिका में बुलाया। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि 2006 में H1B वीजा की कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी। उस टाइम में ये रखा गया था लिमिट कि 85,000 हाईली स्किल्ड वर्कर्स हर साल अमेरिका में एंट्री मार सकते हैं H1B वीजा के जरिए। 3 साल के लिए H1B वीजा दिया जाता है और फिर उसके बाद एक बार और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, यानी 3 साल के बाद और 3 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो H1B वीजा के अंदर में आप 6 साल जो है वो अमेरिका में रह सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से H1B वीजा आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि क्या इसका ये है। अब इंडिया की जो कंपनीज हैं, टॉप 7 आईटी कंपनीज जो हैं, इन्होंने लास्ट ईयर 6,800 हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो अमेरिका में भेजे थे H1B वीजा के अंडर में। अमेरिकन 5 टॉप कंपनीज जो मैंने बताई, उन्होंने 28,000 भेजे थे। और इंडिया की जो टॉप 7 कंपनीज हैं, मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है उसके हिसाब से 6,800 की संख्या इन्होंने दी है, जिसमें TCS सबसे बड़ी है, जो बोलती है कि हर साल 3,000 से 4,000 लोग हम H1B वीजा के अंतर्गत भेजते हैं। उसके अलावा इन्फोसिस है। इन्फोसिस ने नंबर नहीं बताया, बट ये बोलते हैं कि भाई आज की डेट में हम 30% से 70% जो है हमारे ऑनशोर वर्कर्स हैं,
70% से ज्यादा। तो इसका मतलब 30% से कम जो है वो H1B वीजा के द्वारा अमेरिका में भेजे गए। उसके बाद में विप्रो है। विप्रो और एक्सेल टेक ने बोला कि भाई इन्फोसिस ऐसा बता रहा है कि 70% जो है हम अमेरिका से ही लोगों को हायर करते हैं, तो हम कैसे क्यों पीछे रहे। तो टीसीएस, एक्सेल टेक और विप्रो का मनी कंट्रोल में ऐसा स्टेटमेंट आया कि हम 80% जो है वो ऑनशोर जो है वो अप्लाई करते हैं, हमारे सिर्फ 20% वर्कर जो है उनको ही हम H1B वीजा का उनको सुख मिल पाता है या उसके जरिए भेज पाते हैं। HCL ने कोई 500 से 1000 का नंबर आंकड़ा दिया। अब टेक महिंद्रा कहां पीछे रहने वाला था भैया। आनंद महिंद्रा तो ट्विटर के माध्यम से सुप्रीम लीडर को सलामी ठोकते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे भी जो है 70% वर्कर जो है वो वही अमेरिका के हैं, हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 30% के आसपास या उससे कम ही होंगे जो H1B वीजा के जरिए जाते हैं। तो जो आईटी कंपनीज अभी तक H1B वीजा के नाम से भयानक लॉबिंग कर रही थी अमेरिका में, उनकी लॉबिंग कोई काम नहीं आई। तो अब वो मीडिया में स्टोरी छन छन के आ रही है कि अरे नहीं 70%, 80%, 50% है, इतना वर्कफोर्स तो हम अमेरिकन को ही जॉब देते वहीं से लेते हैं, यह तो सिर्फ 30% है, 20% है, 40% है, बहुत ज्यादा नहीं है, आधे ज्यादा हम वहीं से लेते हैं। पर दोस्तों आप इसका मार्जिन पे प्रेशर समझिए। $1 मिलियन फीस कर दी गई है। $1 मिलियन। अगर आपको H1B वीजा चाहिए तो $1 मिलियन फीस हो गई है। तो आप समझिए यदि इन्फोसिस 4000 लोगों को भेज रहा है तो साल में उसका खर्चा $400 मिलियन हो गया। जो पहले नेग्लिजिबल था वो $400 मिलियन हो गया एक साल का। पहले 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ता था, अब ये $400 मिलियन हर साल आपको जो है वो ये करना पड़ेगा। तो ये $1.2 बिलियन हो जाता है। मीडिया में ऐसे नहीं छप रहा, मीडिया में इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा। यही यदि एक्सेल टेक बोलता कि 1000 लोग हम बेचते हैं तो भाई $100 मिलियन का आपके ऊपर में खर्चा है। $100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आपको हर साल रोलिंग में लाना है, तो $300 मिलियन का जो है वो आपको 3 साल में, जो पहले इजीली हो जाता था, नेग्लिजिबल था, अब $300 मिलियन आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन के साथ में आपको मीडिया में कहीं कोई स्टोरी मिलेगी नहीं। इसमें भी एक पॉजिटिव जो है वो टिंज देंगे। इंडिया में कुछ नेगेटिव होता ही नहीं है। 50% डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो बोला अरे क्या है, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। $4 ट्रिलियन में हार्डली $85 बिलियन हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। 20-25 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हुआ तो कौन सा कम हुआ यार, हम $4 ट्रिलियन की 50 जाएंगे, हमारा तो क्या मतलब 1%, 2% भी जो है इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके के पॉजिटिव टिंज देके न्यूज आई। पर मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है और इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपको स्टॉक मार्केट पे भी नजर आएगा। स्टॉक मार्केट पे इसलिए नजर आएगा क्योंकि निफ्टी 50 कंपनीज हम लोग बोलते हैं, निफ्टी के अंदर में आईटी सेक्टर जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सेक्टर है। मतलब इसका वेटेज जो है वो सबसे सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है बैंक का, कुछ 20.3% है। उसके बाद में आता है आपका आईटी का है 12.9%। 12.9% वेटेज है निफ्टी 50 में, यानी हमारे इंडेक्स में। और उस 12.9% में भी, यानी जो निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, अगर हम उसको देखें, निफ्टी को छोड़ के निफ्टी का आईटी इंडेक्स देखें, तो निफ्टी के आईटी इंडेक्स के अंदर में 71% जो है वो अकेले 3 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। कुछ इन्फोसिस का 21% है, 38% टीसीएस का है और 13% के आसपास में जो है वो एचसीएल टेक का है। और ये तीनों कंपनीज बहुत भारी मात्रा में H1B वीजा जो है अभी तक अवेल करती आई थी नेग्लिजिबल कॉस्ट पे। अब वो सीधा रातों रात $1000 से बढ़ा के $1,00,000 कर दिया गया। ठीक है, तो ये मतलब आप समझिए, सॉरी, $1 मिलियन कर दिया गया। 100 गुना एक ही रात में बढ़ गया है। ये भयानक कॉस्ट जो है वो इन आईटी कंपनीज का बढ़ाने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों ना केवल ये है,
बल्कि एक और बड़ा बॉम्बशेल फूटा है, और वो बॉम्बशेल क्या है? वो है ग्रीन कार्ड। जो ग्रीन कार्ड परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मिला करते थे, वो उसके अंदर में भी जो है भयानक रूप से चेंजेस आए हैं। मतलब ग्रीन कार्ड के अलग अलग जो है वो कैटेगरीज हुआ करती थी। तो उसके अंतर्गत हर साल, मतलब लास्ट ईयर जो है वो 1 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड दिया गया। उसके अंदर में कुछ 2 से 2.5 लाख लोग वो थे जो वर्कर थे, 2,26,000 या 2,76,000 के आसपास में कुछ आता है। बाकी जो थे वो उनकी वाइफ या उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स इस टाइप के थे। ठीक है, तो 1 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड लास्ट ईयर अमेरिका में मिला। पर ग्रीन कार्ड के अंदर में ये एक प्रावधान है कि किसी भी देश का निवासी जो है वो किसी भी देश को 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड किसी भी एक साल में नहीं मिल सकता। तो यानी अगर आपके मान लीजिए इंडियंस जो है 1 लाख लोगों ने आवेदन किया ग्रीन कार्ड के लिए, तो 7 और ग्रीन कार्ड जो है वो 10 लाख लोगों को ही मिलने वाला है। तो 10 लाख का 7% जो है वो आप पकड़ ले, मतलब उसमें भी वर्कर्स जो है वो तो 2.5 लाख ही हैं। तो आप उसका 7% पकड़ लीजिए, उतने ही इंडियंस को मिलेगा। अगर उनके बीवी बच्चे हैं तो बात अलग है, नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि इतने ही लोग ग्रीन कार्ड होल्डर रहेंगे। अब मैंने एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का ढूंढ के निकाला रिसर्च। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, इनका रिसर्च क्या बोलता है? ठीक है, इनका रिसर्च ये बोलता है कि अप्रैल 2021 तक 3,80,000 इंडियंस जो हैं इन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। कितने? 3,80,000। ये अप्रैल 2021 का फिगर है। अब इस डाटा को लेके मैंने एक मोटा मोटी कैलकुलेशन किया। मान लीजिए 2021 से अभी बढ़ गया होगा, 4 लाख हो गया होगा, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन सेक। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि हम ग्रीन कार्ड का ये पूरा समस्या ही खत्म कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड, यदि आपको अभी परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो ग्रीन कार्ड नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड होगा, और आपको वो खरीदना होगा। प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड $5 मिलियन में बिके, मतलब बेचेगा अमेरिका $5 मिलियन में। ग्रीन कार्ड में एक कैटेगरी थी कि यदि आपने $5 लाख यानी $500,000 अगर इन्वेस्ट किया है अमेरिका में तो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अब जो है वो सीधा हो गया $5 मिलियन। तो ग्रीन कार्ड तो हट ही गया, अब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड आने वाला है। अब आप सोचिए $5 मिलियन, तो डॉलर को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, 5 मिलियन समझिए। आपको मालूम है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में कितने हुए? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख और 4 लाख इंडियंस जो हैं वो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करके बैठे। मैंने आपको बताया 3,80,000 का फिगर है, एक रिसर्च मैंने जो फाइंड आउट किया उसमें पता चला। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 लाख कीजिए आप, तो 4 लाख के 5 जीरो और 50 लाख के 6 जीरो, तो ये कितने होंगे? 11 जीरो। और 50 लाख का 5 और 4 लाख, 5 इंटू 4 20, तो 20 का भी 1 जीरो, यानी 12 जीरो, 2 के आगे 12 जीरो लगा दीजिए, तो ये लगभग $2 ट्रिलियन आता है। अमेरिका सिर्फ इंडियंस को ही यदि ग्रीन कार्ड बेचने जाए तो $2 ट्रिलियन की कमाई कर सकता है। ऐसा इन्होंने इतना भयानक जो है वो ये खेला है गेम। अब सवाल ये कि जो 4 लाख इंडियन वहां बैठे हैं उनके पास में है क्या इतने पैसे कि वो $5 मिलियन में प्लैटिनम कार्ड खरीदें या गोल्ड कार्ड? अभी तक रेट एग्जैक्ट नहीं पता चला, पर जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है वो $5 मिलियन का फ्लोट हो रहा है। इससे कम में मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा, होगा शायद $4 मिलियन का गोल्ड कर दे, $5 मिलियन का प्लैटिनम कर दे। पर मोटा मोटी आपको मैंने कैलकुलेशन समझा है। आप ये समझिए ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया कि एक ही झटके में $2 ट्रिलियन सिर्फ इंडियन से ही कमा लेंगे यदि इंडियन लोगों ने अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया, प्लैटिनम कार्ड के लिए आवेदन किया। तो दोस्तों एक और स्टडी है, रिसर्च है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, ये भी मेरे ख्याल से जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का ही है। ये रिसर्च क्या बोलता है? ये रिसर्च बोलता है कि 2000 से लेके 2019 तक के बीच में 5 लाख पीएचडीज जो हैं
वो अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अवार्ड की है। इस 5 लाख पीएचडी में 40% पीएचडी जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को मिला, जो बाहर से आए। तो लगभग 2 लाख के आसपास में आता है ये, ठीक है। 2 लाख पीएचडी, लगभग 2 लाख, तो 2 लाख पीएचडी में से 28,000 पीएचडी जो है वो इंडियंस लोगों ने वहां पे 2000 से 2019 के बीच में जो है वो रिसीव किया है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये 28,000 तो वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये जो 5 लाख पीएचडी की बात कर रहा हूं, ये 5 लाख पीएचडी स्टेम, STEM जिसको बोला जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो हाईली स्किल्ड, हाईली ब्रेनी बच्चों के लिए मतलब उसमें स्टेम में जाते हैं, उस स्टेम्स की कैटेगरी के अंदर में 5 लाख जो अमेरिका में 19 सालों में, लास्ट 20 सालों में जो पीएचडी मिली है, उस 5 लाख में से 2 लाख जो है वो फॉरेन के स्टूडेंट्स को हैं, और उस 2 लाख में से 28,000 इंडियंस को मिली है और 55,000 चाइनीज को मिली है। अब आप ये समझिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें लिखा है, मेंशन किया है 87%। ये 87% बच्चे आज जो इनमें से जो पीएचडी होल्डर्स हैं, ये आज भी यूएसए में रह रहे हैं, इनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, और ये साल दर साल जो है किसी ना किसी कैटेगरी के अंडर में अपने वीजा को जो है एक्सटेंड किए जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कितने सारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो हैं, उनको हो सकता है कि वहां से अमेरिका से बाहर का रास्ता देखना पड़े, क्योंकि उनके पास में पैसे ही नहीं है। उनके पास में पैसे ही नहीं है कि वो ग्रीन प्लैटिनम कार्ड या गोल्ड कार्ड ले सके, खरीद सके, और उसके बाद उनके ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि भाई अब हम आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते। देखिए H1B वीजा जो है वो इंडिविजुअली राजीव रंजन सिंह कभी अप्लाई करके नहीं जाते थे, राजीव रंजन सिंह की जो कंपनी है वो पे करती थी, इसलिए मैंने आपको मार्जिन और वो सारी आईटी कंपनीज के बारे में बताया, ठीक है। तो H1B वीजा जो है वो पे करना पड़ता है कंपनीज को, वो स्पॉन्सर करती थी। पर ग्रीन कार्ड लेते वक्त अधिकांशतः ग्रीन कार्ड जो है वो इंडिविजुअल खुद पे करता है, और ये हाईली एजुकेटेड बच्चे जो हैं, अगर कंपनीज जहां पे वो काम कर रहे हैं वो मना कर दे कि भाई हम आपको नहीं, हम स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं, तो क्या करेंगे, उनको वापस आना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को समझाया कि इसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिसर्च को यूज करके डेलॉयट जो अकाउंटिंग फर्म है, उसने एक रिपोर्ट लेके आया था, और उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया है, इसी साल आई है, कि जो लास्ट ईयर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का 2028 का, क्योंकि 2024 में वो इलेक्ट हुए थे, तो 2028 तक आते आते यदि ये इमिग्रेशन के ऊपर में ऐसी सख्त रहते हैं तो $454 बिलियन, $454 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी जो है वो रिस्क जोन में चला जाएगा, मतलब वो नुकसान हो सकता है। अब ये कैसे इस नंबर पे अराइव हुए, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे पास में नहीं है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, मैं रिसर्च कर रहा था ये प्रोग्राम बनाने के लिए, तो मैंने वहां से ये लिया। तो उनका कहना है कि भैया $454 बिलियन जो है वो आपको जो है मतलब नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, अमेरिका को नुकसान भी होगा, पर वहीं दूसरी तरफ मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ $2 ट्रिलियन इंडिया से ही कमा लेंगे अगर सारे इंडियन जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करें। जो 4 लाख लोग जो है वहां पे जो चाहते हैं कि वो अमेरिका में ही रहे, वहीं की परमानेंट रेसिडेंसी लें। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो ग्रीन कार्ड तो लेते हैं पर वो सिटीजन्स नहीं बनते अमेरिका के। होता क्या है कि हर 10 साल में आप ग्रीन कार्ड को जो है वो रोटेट करके मतलब अप्रूव करा सकते हो। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए ग्रीन कार्ड ठीक है, बट हम नेचुरलाइजेशन प्रोसेस द्वारा परमानेंट रेसिडेंट अमेरिका के नहीं बनना चाहते। बट मेरे को आज तक एक भी ऐसा बंदा मिला नहीं है इतने सालों में जिसके पास ग्रीन कार्ड है, जिसके पास में अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने का नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मौका है और उसने उस चीज को मना कर दिया। तो इंडियंस जो है 87% जैसा मैंने आपको बताया,
कि ये रिसर्च का कहना है कि 87% इंडिया के जो पीएचडी होल्डर्स हैं या स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, ये पढ़ाई करने के बाद में वहीं रुक जाते हैं, अमेरिका में ही रुक जाते हैं, वो वापस नहीं आते। जबकि यही नंबर दूसरी कंट्रीज के लिए 66% के आसपास में है। सिर्फ हमसे आगे चाइना है जिसका 90% है, ठीक है। पर और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें 1/3 लोग वापस अपने देश में चले जाते हैं। भारत के 87% बच्चे जो है वहीं रुक जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके जरा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पे। मेरे ख्याल से मैंने इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी डाटा रिसर्च करके मैंने निकाला था आज के प्रोग्राम बनाने के लिए, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2019 के इलेक्शन के पहले मोदी जी ने लोगों को कहा था पकौड़े तल के जो है रोजगार के अवसर जो है वो विकसित होते हैं। ये बहुत ही फूहड़ मजाक था। जीएसटी के अनाप शनाप अलग अलग टाइप के स्लैब्स लाने के बाद में जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी थी, तो ये एक तरीके का फप्ता कसा था इन्होंने कम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर में कि भैया कोई बात नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से नौकरी गई तो गई, अब आप जो है पकौड़े तल के अपना रोजगार जो है वो ढूंढिए। उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये वो नहीं बोला था, ठीक है, परंतु हिंट वही था क्योंकि 2018 में बुरी हालत थी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन। अब ट्रंप के टैरिफ और ट्रंप के ये H1B वीजा के विस्फोट के बाद में क्या मोदी जी इस देश के सामने आके यही बात कहने के लिए तैयार है कि आईटी इंजीनियर जो हैं अब वो पिज्जा और ब्रेड रोल बना के और बर्गर बना के जो है वो रोजगार के अवसर ढूंढे? फप्तियां कसते वक्त आपने कमजोर तबके के ऊपर में तो बहुत फप्तियां कसी हैं। अब जरा एक बार इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज को भी जरा समझा के देखिए कि भैया पिज्जा और बर्गर बनाइए, आईटी इंजीनियर्स को जरा समझा के देखिए, तब मैं मानूं आपको कि देखिए क्या होता है, समय का पहिया गोल घूमता है। आप जब किसी का मजाक उड़ाते हो तो मजाक वापस आपके ऊपर में आता है। आप वही थे जो हाथ बांध के गलबैया करते हुए जो है हाउडी मोदी और अब की बात ट्रंप सरकार के नारे लगवा रहे थे। आप मेलिना ट्रंप का जो है वो स्वागत कर रहे थे भारत में, उनको हीरे की पता नहीं क्या क्या अंगूठी ना क्या बड़े बड़े गिफ्ट आपने दिए, ऐसा न्यूज़पेपर्स में हमने पढ़ा कि बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट दिए गए हैं। उन सबका नतीजा क्या मिला, इस देश को क्या मिल रहा है? आपने जो इतनी गलबैया की, इसका इस देश को, भारत राष्ट्र को क्या फायदा हुआ? जो डोनाल्ड ट्रंप के इतने यहां पे कसीदे कसे गए, इतने किस्से कहानियां बनाई गई, इस तरीके का रेड कारपेट वेलकम दिया गया, भारत देश को आपने क्या फायदा लाके दिया? ये जो बड़ा बहुत बड़े विदेश मंत्री हमारे माने जाते हैं कि इनसे बड़ा कोई विदेश मंत्री आया नहीं है भारत में, इनसे पूछना चाहिए कि भैया आपने क्या किया इंडियन कॉर्पोरेट्स और इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देश के पढ़े लिखे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा करने वाला है। आज कोई इस बात को समझ नहीं रहा है, या समझ भी रहे हैं तो लोग इसके इंप्लीकेशंस नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जैसे सिर्फ आपको कुछ कंपनीज के टॉप 7 कंपनीज का ही बताया कि 6,800 इन्होंने H1B वीजा लास्ट ईयर दिए थे, ठीक है, तो $680 मिलियन बनता है। वो $680 मिलियन का हर साल इनको जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। $1,000 का जो H1B वीजा है 100 गुना रातों रात बढ़ गया, $1 मिलियन वो $1 लाख वो हो गया। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि बहुत ही भयानक समस्या है। मैंने शायद कहीं पे एक जगह $1 मिलियन बोल दिया, $1 लाख है। $1,000 से $1 लाख रातों रात हो गया ये H1B वीजा का जो फीस जो है। तो क्या होता है जब स्क्रिप्ट आप नहीं पढ़ते, आपके सामने कुछ रहता नहीं है, तो मुंह से कई बार गलत चीजें निकल जाती हैं। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है मैंने कहीं $1 मिलियन बोला है, $1 मिलियन नहीं, वो $1 लाख है। आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 100 गुना जो बढ़ गया है रातों रात, ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर में एक बम से बड़ा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज बचपन से ही अपने बच्चों को समझाती है, बताती है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, देश से बाहर निकल जाओ, बहुत अच्छा करियर बनेगा।
दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा हो, हर जगह इंडियंस के खिलाफ जो है वो आंदोलन हो रहे हैं। कनाडा में एंटी इंडियन रिसेंटमेंट इतना ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी। जो कनाडा में जाके जो है घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे का जो प्रचार 2022-23 से शुरू हुआ, फालतू का प्रचार, उससे फायदा किसको मिलना था किसी को नहीं मालूम है। कनाडा में अब एंटी इंडिया जो है वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है। कौन कर रहा है नहीं मालूम किसी को भी, पर आप एज ए सरकार, एज ए गवर्नमेंट, आपका कर्तव्य बनता था कि आप उनके साथ में पैचअप करो। आपने ट्रूडो के ऊपर में और 2-4 कमेंट कर दिया, पूरा देश भुगत रहा है। ट्रंप के साथ में पता नहीं क्या इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी और मोदी जी की क्या बातचीत हुई, देश को नहीं पता है। पर ट्रंप जी कहते हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, मोदी जी इस चीज को जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। इस चीज पे ट्रंप जी खार खा के बैठ गए और ट्रंप जी जो है अब भारत के ऊपर में दनादन 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 जो है दागे जा रहे हैं गोलियां। आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई दो राय नहीं है, बदमाशी कर रहे हैं। परंतु ये बदमाशी हो क्यों रही है? सिर्फ भारत एक मेव राष्ट्र है ब्राजील के साथ में, जिसको 50% का टैरिफ झेलना पड़ रहा है। वहां पे लूला खुल के ट्रंप को जवाब दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहां है? क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं लूला की तरह, जो ब्राजील का प्रेसिडेंट है, खुल के ट्रंप को जो चुनौती दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है और बोल रहा है जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी सामने आके जो है इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं ताकि देश को समझ में आए कि कितना बड़ा 56 इंच का इनका सीना है। दोस्तों ये बहुत बड़े, आप समझ लीजिए, विदेश नीति का फेलियर है। क्योंकि यदि ये सिर्फ रशियन ऑयल परचेज का मामला होता तो इनके ऊपर में सेकेंडरी दूसरे तरीके के टैरिफ लगाए जा सकते थे, परंतु चुन चुन के वो काम किए जा रहे हैं जहां पे भारत के कॉर्पोरेट्स, भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के लोगों के हित जो है वो निहित है, जो आधारित है हमारे हित, जिन जगहों पे उनके ऊपर में प्रहार किया जा रहा है। और हमारा लीडरशिप जो है वो गायब है, मौनी बाबा बना हुआ है। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम सब ने मिलकर सवाल पूछना चाहिए। अब तो मिडिल क्लास जो सबसे बड़ा इनका सपोर्टर था, जो सबसे बड़ा इनके पीछे जो है वो आप समझ लीजिए कि खड़ा हुआ था, आज मिडिल क्लास, उस फैमिली, उस घर के ऊपर में भी प्रहार हुआ है। जो बचपन से अपने बच्चों को समझाते आए हैं, बोलते आए हैं, समझाते आए हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, अमेरिका का क्या महत्व है, बड़ी बड़ी अमेरिकन आईटी कंपनीज में जाके काम करने का क्या महत्व है। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अंत तक कितने लोग सुनेंगे मुझे मालूम नहीं, परंतु यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप कुछ इस चैनल को सहयोग करना चाहें, योगदान देना चाहें, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आपकी जो भी इच्छा हो योगदान करने की आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको H1B वीजा और इस पूरे वीजा प्रकरण के बारे में और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, उसका थोड़ा सा समझ आपको आया होगा। गुड डे फ्रेंड्स।